हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच प्रोसेसिंग क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी एनवायरनमेंट में कार्य करते समय कंप्यूटर के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और प्रोग्रामर के आउटपुट में सुधार लाने संबंधित बंदिशें होती हैं। जब हम टेप्स के साथ कार्य कर रहे होते हैं, तब बड़ी मात्रा में सीपीयू का समय व्यर्थ जाता है, अथवा जब यूजर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कार्य कर रहा होता है, तब भी बड़ी मात्रा में सीपीयू का समय व्यर्थ जाता है। सीपीयू के पास कोई कार्य नहीं रहता था। अतः समान आवश्यकताओं वाले जॉब का एक समूह बनाया गया और कंप्यूटर में एक समूह के रूप में ही इन्हें चलाया गया। मतलब जो भी हमें काम करना है उसको समूह के रूप में बना लिया, फिर उसको एक साथ उन्हें चलाया गया। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लें कि ऑपरेटर एक सी प्रोग्राम, एक कोबोल प्रोग्राम और एक अन्य सी प्रोग्राम प्राप्त करता है। यदि वह प्रोग्राम इसी क्रम में चलाता है तो उसे पहले सी प्रोग्राम के लिए तो उसे पहले यदि वह प्रोग्राम इसी क्रम में चलाता है तो उसे पहले सी प्रोग्राम के लिए कंपाइलर टेप्स सेट करने होंगे, फिर कोबोल प्रोग्राम के लिए और अंत में फिर सी प्रोग्राम के लिए। यदि वह सी प्रोग्राम को एक समूह के रूप में चलाता है तो उसे सी के लिए एक ही बार प्रोग्राम सेट करने होंगे और इस तरह ऑपरेटर का समय भी बच जाएगा। समान जॉब्स के लिए समूह की मदद से सिस्टम को रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग किया जा सकता है, परंतु इसमें भी कुछ समस्याएं थी। जब एक जॉब से दूसरे जॉब में परिवर्तन के समय पुनः सीपीयू पास कोई काम नहीं होता था। सीपीयू के इस अतिरिक्त समय का उपयोग करने के लिए रेसिडेंट मॉनिटर के नाम से एक छोटा प्रोग्राम बनाया गया और ये प्रोग्राम हमेशा मेमोरी में स्थित रहता है। ये मेमोरी में इनबिल्ड ही आता है। यह स्वतः ही जॉब को क्रमबद्ध कर देता है। प्रोग्रामर द्वारा कंट्रोल कार्ड के माध्यम से दिए गए निर्देशों के अनुसार रेसिडेंट मॉनिटर कार्य करता है। इन कंट्रोल कार्ड में जब जॉब का प्रारंभ, एक अंत, प्रोग्राम को लोड करने और एग्जीक्यूट करने संबंधी कमांड की जानकारियाँ होती हैं। ये कमांड जॉब नियंत्रण लैंग्वेज से संबंधित होती हैं। ये जॉब कंट्रोल लैंग्वेज कमांड यूजर प्रोग्राम और डाटा के साथ शामिल होते हैं। नीचे जब कंट्रोल लैंग्वेज कमांड का एक उदाहरण दिया गया है, चलिए इसके उदाहरण को भी देख लेते हैं, फिर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अब हम इसके एक एक करके कमांड को देखते हैं। स्कोप एक्सिक्यूट द कोबोल कंपाइलर, एस जॉब फर्स्ट कार्ड ऑफ द जॉब, सेंड लास्ट कार्ड ऑफ द जॉब, एस लोड लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी, एस रन एक्सिक्यूट द यूजर प्रोग्राम। तो सीधा सीधा इसमें बात ये कहना चाह रहा है कि पहले के कंपाइलर, अभी के कंपाइलर की बात नहीं हो रही है। पहले के कंपाइलर में क्या हो, पहले के समय कि हमें पहले अगर सी को करना है तो उसके लिए अलग टेप सेट करने पड़ते थे, फिर उसके बाद अगर दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं तो उसके अलग टेप सेट करने पड़ते थे। तो और फिर वही सेम सी वाली को फिर से हमें एक्सिक्यूट करना है तो फिर उसके लिए टेप्स को सेट करना पड़ता है। तो सीधा इसमें क्या किया गया है कि जो समान लैंग्वेजेस होगी, जब उसको आप कंपाइल करें तो समान लैंग्वेजेस होंगी, जैसे सी वाली होंगी, सी प्लस प्लस हो गई तो सी वाली पहले हो जाएंगी, फिर सी प्लस प्लस में जितनी भी होंगी वो हो जाएंगी। तो इस सबको टेप सेट करने की जरूरत मतलब उतना आपको नहीं पड़ेगा, मतलब कम हो जाएगा। जहाँ 10 करना होगा वहाँ 2 ही में आपका काम हो जाएगा। ठीक। और इसके बाद ये प्रोग्राम क्या है, इनबिल्ड कर दिया गया है। ये प्रोग्राम को इनबिल्ड कर दिया गया है। रेसिडेंट मॉनिटर में इस रेसिडेंट मॉनिटर नाम का एक प्रोग्राम बनाया गया और इसमें इस चीज़ को इनबिल्ड कर दिया है जिससे यूजर इसका लाभ उठा सके। तो ये पुराने समय की बात थी, लेकिन अब के जो एडवांस आ गए हैं वो कंपाइलर में उसको टेप्स को सेट करना अभी के उसमें नहीं पड़ता है। हम उसका जो मैन फाइल है उसको डाउनलोड कर लेते हैं और जो हमारा कंपाइलर वो है तो हम उसको रन कर सकते हैं, हमें टेप्स सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चलिए अब इसके ड्रॉबैक्स ऑफ बैच प्रोसेसिंग को देखते हैं। अब इस बैच प्रोसेसिंग जो है, अब इसके ड्रॉबैक क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, जब इसको देखते हैं। जब भी किसी चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है तो नुकसान उसके ज़रूर ही होते हैं। तो चलिए
बिना किसी देरी के देखते हैं। तो पहले CPU का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। अब इसमें क्या है ना, CPU का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि तेज़ गति CPU और कम गति के ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस की गति भिन्न होती है। अब तेज़ गति का CPU तो है और कम गति का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कम गति का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम आपका समय ज़्यादा ले लेगा। CPU तो अपना काम कर लिया, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका समय ज़्यादा, मतलब कि कम गति के होने के कारण ज़्यादा समय ले लिया, तो हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया। और चलिए देखते हैं। और दूसरा है, यह उपयोगकर्ता यूजर के लिए सहायक नहीं होता है। जॉब को कंप्यूटर में डालने के बाद यूजर को परिणाम पाने के लिए लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। अब सीधी सी बात है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका है वो सही से काम नहीं करेगा, वो ज़्यादा समय लेगा, तो हमें लंबा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। यदि जॉब के एग्जीक्यूट होते समय कोई त्रुटि आती है तो उसे सभी जॉब के पूरा होने के बाद ही खोजा जा सकता है। अब जैसे हमने इतने सारे तो लिख लिए, अब पता चले कि पहले में ही गलती है, अब बाकी ये शुरू से लास्ट तक एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन पहले वाले में गलती है, तो हमें लास्ट में जाके जब ये पूरा प्रोसेस कर लेगा उसके बाद ही हमें बताएगा। ये नहीं कि उस लाइन में जब आ रहा है तो बता दे, नहीं, जब पूरा ख़त्म कर लेगा, फिनिश अपना वर्क कर लेगा, उसके बाद ही आपको बताएगा। और इसमें क्या है, कंप्यूटर रिसोर्स का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। अब इस सीधी सी बात है, जब CPU की गति अच्छी है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्लो है, तो इससे गति में फ़र्क पड़ेगा, मतलब वो पूर्ण रिसोर्स जो है कंप्यूटर को उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है। जॉब क्रम की अनिवार्यता इसमें हो जाएगी, लेकिन उस अनिवार्यता इसमें जॉब क्रम जो है आपको सेट करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। ऑफ एवॉब ड्रॉबैक, जो भी हमारे ड्रॉबैक्स थे उसके सॉल्यूशन देखते हैं। मतलब जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन तो होता ही है। तो चलिए उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इनपुट आउटपुट ओवरलैपिंग तथा प्रोसेसिंग द्वारा सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाने के दो तरीके हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो है बफरिंग और एक तो है स्पूलिंग। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं क्या होता है। बफरिंग, तो चलिए पहले समझते हैं बफरिंग क्या होता है। बफरिंग एक सिंगल जॉब प्रोसेसिंग और इनपुट आउटपुट ओवरलैपिंग की प्रक्रिया है। डाटा के पढ़ने के बाद जैसे ही CPU इसके अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है, वैसे ही तत्काल इनपुट डिवाइस को अगली इनपुट आउटपुट प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाते हैं। जैसे काम करना उधर के स्टार्ट कर दे तो दूसरे को इनपुट आउटपुट प्रारंभ करने के इनपुट प्रोसेसिंग IP प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाते हैं। जिस समय CPU अगले डाटा को पढ़ने के लिए तैयार होगा तब तक IP डिवाइस इसे पढ़ चुका हो। IP डिवाइस जो है वो इसको पढ़ चुका हो। इस प्रकार CPU एक नए डाटा को पढ़कर इस पर कार्य करना प्रारंभ करेगा। नए डाटा को पढ़कर वो CPU अपना कार्य कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कार्य कर रहा है, जबकि इन IP डिवाइस अगले डाटा को पढ़ना शुरू कर देगा। IP डिवाइस जो अपना डाटा को पढ़ना स्टार्ट कर देगा। प्रक्रिया OP के लिए भी की जा सकती है। ये जो प्रक्रिया है OP के लिए भी की जा सकती है। इस स्थिति में CPU जो डाटा निर्मित करता है उसको एक बफर में तब तक रखा जाता है जब तक कि OP डिवाइस इसे स्वीकार ना कर ले। जब तक ये स्वीकार नहीं करते तब तक उसको एक बफर के रूप में रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम बफरिंग रखा गया है। मतलब बफरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसको प्रोसेस जो होता है ना, उसको पहले जो एक्सिक्यूट होते हैं प्रोग्राम्स, उसी को क्या करता है, पहले जैसे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला काम स्टार्ट हो गया तो CPU अपना फिल लेके काम स्टार्ट कर दे। मतलब खाली नहीं बैठना उसको, खाली वो नहीं बैठेगा। जैसे उसका काम पूरा हो तो उसको दे दिया, फिर अपना लेके स्टार्ट कर दे। बफरिंग में यही होता है। अब चलिए देखते हैं स्पूलिंग क्या होता है। स्पूलिंग इस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्ड के जॉब को सीधे डिस्क पर पढ़ा जाता है। इसमें कार्ड के जो जॉब होते हैं उसको सीधे डिस्क पर ही पढ़ लिया जाता है और उस डिस्क में कार्ड की लोकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक टेबल में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके जो भी उसकी लोकेशन होती है उसको एक टेबल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जब उसको चाहे एक्सेस कर सकता है, ताकि जब प्रोग्राम को चलाने के लिए जॉब की आवश्यकता होती है तब इसे डिस्क से पढ़ लिया जाता है। ठीक है,
उसका जो लोकेशन उन्होंने टैप कर लिया, मतलब रिकॉर्ड कर लिया, और जब उसको पढ़ने की ज़रूरत हो तो उस लोकेशन के थ्रू वो पढ़ सकते हैं। इस तरह जब जॉब को एक लाइन के आउटपुट के रूप में निकालने के लिए एक प्रिंटर की आवश्यकता होती। अब सीधा सा चीज़ है भाई। इस तरह जब जॉब को एक लाइन के आउटपुट के रूप में निकालने के लिए एक प्रिंटर की आवश्यकता तो होगी ही। तब उस लाइन विशेष को डिस्क तथा सिस्टम बफर पर कॉपी कर लिया जाता है। उसको सिस्टम बफर पर सीधा सा कॉपी कर लिया जाता है, सिस्टम बफर पर कॉपी कर लिया जाता है, और इस तरह जॉब पूरा होते ही डिस्क से आउटपुट पढ़ लिया जाता है। जैसे जॉब पूरा हुआ, डिस्क से आउटपुट पढ़ लिया जाता है, जो कि लोकेशन वहाँ पहले से ही लोड थी। और प्रिंटर से प्रिंट निकल जाता है, प्रिंटर से प्रिंट निकल जाती है जो लोकेशन थी उसके थ्रू जाके वो प्रिंट कर लिया, प्रिंट निकाल के दे दिया। स्पूलिंग के माध्यम से डिस्क के साथ एक से अधिक इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस कार्य कर सकते हैं। अब वो चीज़ तो हमें इस समय तो आसानी से देखने मिल जा रही, लेकिन उस समय हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए सब इतना डिटेल में बताया गया है। स्पूलिंग के माध्यम डिस्क के साथ एक से अधिक इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस कार्य कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कुछ नहीं, प्रिंटर वगैरह ही, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, जिनके द्वारा आप इनपुट करते हैं, मॉनिटर जिनके द्वारा आउटपुट शो करते हैं, यही सब है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन डिवाइसेस का संबंध सीधे सीपीयू के साथ होता है, सीपीयू के साथ सीधा संबंध होता है, इसलिए इसे समांतर ऑनलाइन पेरिफेरल ऑपरेशन कहा जाता है। अब इसको सीधा सा एक ठो नाम दे दिया, जैसे कोई क्रिया होती है, जैसे आपने कुछ नया सीखा आज बनाना, जैसे आप नई सब्जी कुछ बना रहे हैं, अब उसको एक नई डिश बना रहे हैं, उसको नया नाम देना चाह रहे हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से दे सकते हैं। वही इसमें जो इतना लंबा प्रोसेस है उसको एक नाम दे दिया गया, और कुछ नहीं, जिसका नाम क्या है, ऑनलाइन पेरिफेरल ऑपरेशन। तो चलिए हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। अब ये क्या है, डिस्क है, ये सीपीयू है, ये कार्ड रीडर है, और ये है लाइन प्रिंटर। अब सीधे से आप देख सकते हैं, यहाँ से सीपीयू के होते हुए डिस्क में गया, अब फिर यहाँ पास से यहाँ से यहाँ, ये एक तो डिस्क लाइन प्रिंटर के बीच एक कनेक्शन कम्युनिकेट कर दिया गया, मतलब कि देखिए, और ये डिस्क से जो हुआ वो लाइन प्रिंटर में चला गया। एक बार और इसको समझा रहा हूँ, देखिए, कार्ड रीडर जो था, कार्ड रीडर किस में गया, सीपीयू से होते होते डिस्क में गया, जो उसकी मेमोरी होती है। डिस्क मतलब एक कुछ आप मत समझ लीजिए, मेमोरी को ही बोला गया है, ठीक है, डिस्क में गया। अब ये सीपीयू और डिस्क का तो ये तो आपस में जुड़े ही हैं। अब सीपीयू के अंदर सीपीयू और मेमोरी तो आपस में जुड़े, इसलिए दोनों लाइन उसके लिए शो की गई हैं। ठीक, अब यहाँ से डिस्क में जो डाटा है वो पूरा कॉपी होके जो भी लोकेशन में होगा वहाँ जाके ढूंढ के यहाँ से जाके लाइन प्रिंटर की सहायता से उसको प्रिंट कर लिया जाएगा। इसका सीधा सा काम है, कार्ड रीडर्स किस में गया, सीपीयू से होते होते डिस्क में गया, और डिस्क में से डाटा लेके इसमें से लोकेशन लेके इसमें गया, इसमें से ढूंढा कहाँ पास है, फिर यहाँ पास ला के लाइन प्रिंटर की सहायता से उसको एक्सिक्यूट कर दिया गया। अब स्पूलिंग से निश्चित रूप से सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ती है। स्पूलिंग से क्या है कि इसकी कार्यक्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि डायरेक्टली काम हो रहे हैं, ज़्यादा इसमें हमें समय का गैप नहीं मिल रहा है। डिस्क में पूरा काम हो जा रहा है, तो मतलब समय का हमें ज़्यादा हेरफेर नहीं मिल रहा है। स्पूलिंग में विशेष रूप से कुछ डिस्क स्पेस तथा कुछ टेबल्स होती हैं, डिस्क स्पेस और कुछ टेबल्स होती हैं, परंतु यह सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस को अधिक से अधिक व्यस्त रखती हैं। तब भी ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को अधिक से अधिक व्यस्त रखती है। व्यस्त रखने का मीन्स होता है कि वो काम जब अपना कर लेंगे तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होंगे वो अपना कार्य स्टार्ट रखेंगे, काम मतलब स्टार्ट करते जाएंगे, वो अपना उधर ख़त्म करते जाएंगे, अपना स्टार्ट कुछ देंगे, वो ख़त्म करेंगे, देंगे, ख़त्म करेंगे, इसी में व्यस्त रहेंगे, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हुआ हमारा बैच प्रोसेसिंग का पूरा जो कि ख़त्म हुआ। इसमें कुछ भी अगर हो, और इसके बाद हम मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा बैच प्रोसेसिंग क्या है। इस हिंदी में समझाने का रीज़न ये है कि बहुत लोग बोलते थे इंग्लिश में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं समझ में आता ये हो क्या रहा है। तो जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, कुछ नॉर्मल लेवल पर भी है, तो उनके लिए सेशन बहुत काम आएगा। आप हम मेरे साथ बने रहिए, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा, और नोट्स आप लिख बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।